साई ऑफ एक्स जो है वो था बी साइन एन पाई एक्स बाय एल। ओके, अब हम अगर b की वैल्यू निकालें यानी कि इसे नॉर्मलाइज करें, क्योंकि वेव फंक्शन के एक्सेप्टेबल होने के लिए उसका नॉर्मलाइज होना जरूरी है ना। तो हम इसे पहले नॉर्मलाइज कर ले रहे हैं। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होगा आपका? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो होगा वो n टाइम्स ऑफ वेव फंक्शन होगा, है ना। सो अगर ये पहले से ही नॉर्मलाइज्ड हुआ वेव फंक्शन तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ तो n की कुछ वैल्यू आएगी, और उससे प्रोडक्ट करके हम इसे नॉर्मलाइज्ड बना लेंगे। ओके, सो इट मीन्स नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज नथिंग बट n b sin n pi x by l। ओके, अब इस पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं। सो बॉन्ड्स क्राइटेरिया है मैक्स बॉन्ड क्राइटेरिया, वो ये है कि आपका एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए विद इन द बाउंड्री जो इंटीग्रल हम करेंगे, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल सम जो है वो 1 होगा। ओके, दैट इज द बोन्स क्राइटेरिया। तो ये विद इन द बाउंड्री है। अगर आपका फ्री पार्टिकल होता और कोई बॉक्स के अंदर ना होता तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आता। अब आपका अगर ये नॉर्मलाइज्ड है, वो बॉक्स के अंदर है, तो बाउंड्री इसकी 0 टू एल हो गई, तो इसलिए 0 टू एल लिखा मैंने। ओके, सो 0 टू एल, और मोड स्क्वायर करेंगे तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई होनी चाहिए साई में। अब साई में आपका आयोटा है ही नहीं, तो आयोटा ये रियल वेव फंक्शन है ना, तो रियल वेव फंक्शन है तो इसका स्क्वायर कर देंगे ओनली, एन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, सो अब आपका एन स्क्वायर बी स्क्वायर तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट एन भी कॉन्स्टेंट। ओके, और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। ओके, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, सो इट मीन्स एन स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन हम किसका कर सकते हैं? इसमें से हाफ 0 टू एल, और मैं इसे लिख दूं 1 माइनस कोस थीटा क्या है आपका? एन पाई एक्स बाय एल, तो यानी कि 2 एन पाई एक्स बाय एल डिवाइड बाय 2 डी एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, अब आपका 2 1 बाय 2 को कॉमन ले लो, तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रल ले जाओ इनसाइड 0 टू एल डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एल कोस 2 एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब आपका दो इंटीग्रल आपको जरूर याद रखने हैं कि अगर आपका साइन का किसी कांस्टेंट में प्रोडक्ट होगा थीटा का, और डी थीटा के साथ उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो माइनस कोस सेम थीटा बाय दैट कांस्टेंट। ओके, और अगर यही इंटीग्रल आपका कोस के साथ हो, कोस सी थीटा डी थीटा हो, और यहाँ पे सी आपका एक कांस्टेंट है, तो साइन सी थीटा बाय सी आ जाएगा, और सी आपका एक कांस्टेंट है। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए। ओके, अब आपका एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2, अब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो एक्स आ जाएगा आपका, और लिमिट 0 टू एल माइनस, अब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा साइन 2 एन पाई, ये कोस है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2 एन पाई एक्स बाय एल बाय 2 एन पाई बाय एल 0 टू एल, ओके, इक्वल्स टू 1।
अब आपका x की वैल्यू l और 0 रख देंगे, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए। सो n स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे l होगी, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस l रखेंगे तो आपका, अगर हम यहाँ पे l रखेंगे, यहाँ पे हमने x की प्लेस पे l रखा, तो ये l से l कट जाएगा, इस l से x की प्लेस पे जब l रखेंगे तो l कट जाएगा, तो 2n पाई बचेगा सिर्फ, डिवाइड बाय 2n पाई बाय l, और 0 रखेंगे x की प्लेस पे, x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 मीन्स 0, ओके, और इक्वल्स टू 1, और ये भी क्या होगा आपका, ये भी पूरा आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2n पाई भी 0 होता है, साइन 2n पाई भी 0 होता है, और कोस 2n पाई भी 0 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि अगर 360 के मल्टीपल हो गए तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, साइन भी और कोस भी। 2 पाई मीन्स 360, है ना, अगर डिग्री में देखें तो हम, तो ये 0 हो गए, तो इट मीन्स n स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2 l इक्वल्स टू 1। तो इसका मीनिंग कि n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n की वैल्यू आ गई 1 बाय बी अंडर रूट 2 बाय l। अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या आएगा आपका, n इंटू नॉर्मल वेव फंक्शन, तो n है आपका 1 बाय बी अंडर रूट 2 बाय l, और नॉर्मल वेव फंक्शन था b साइन n पाई x बाय l। सो क्या हुआ आपका, b से b कैंसिल आउट हो गया, और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आया अंडर रूट 2 बाय l b साइन n पाई x बाय l, ओके। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया, ओके। अब n यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट स्टेट्स के लिए क्या होगा, सिर्फ ओ बी नहीं आएगा, बी तो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो साइन साइन एन पाई एक्स बाय एल, ओके। एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के वेव फंक्शन मिल जाएंगे आपको। जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए आपका एन की वैल्यू 1 होगी, 0 नहीं हो सकती, 0 होगी तो एनर्जी 0 हो जाएगी, और एनर्जी 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 होगी इट मीन्स वो बॉक्स के अंदर हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू होगी एन की वो भी 1 होगी, है ना। तो 1 रखेंगे तो 2 बाय एल साइन 1 रखेंगे तो एन, एन की प्लेस पे 1 रख दिया तो पाई एक्स बाय एल। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, ओके। सो इसी तरह से आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 बाय एल साइन 2 पाई एक्स बाय एल। ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, है ना। इसी तरह आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या आएगा, अंडर रूट 2 बाय एल साइन 3 पाई एक्स बाय एल, सेकंड स्टेट वेव फंक्शन, ओके। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है, ओके। और नंबर ऑफ मोड्स जो हो गए, नंबर ऑफ मोड्स जो है वो आपके n-1 मोड्स होंगे। क्यों होंगे n-1? क्योंकि आपका n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर ऑफ मोड्स n-1 क्यों होंगे, क्योंकि आपका x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू l पे तो आपका ये तो एक्सक्लूड करेंगे हम, है ना, इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे, ओके। तो इन्हें एक्सक्लूड करके n-1 मोड्स बचते हैं, ओके। अगर अब आप किसी भी वेव का वेव फंक्शन लो और उसका ग्राफ बनाओ तो क्या बनेगा, साइन है, साइन है तो इट मीन्स 0 से स्टार्ट होगा, ओके। तो ये आपका x इक्वल्स टू 0 है इस पे, और ये आपका x इक्वल्स टू l है, ओके। तो इसमें आपका कोई मोड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और नंबर ऑफ मोड्स कितने हो गए n-1, तो यानी कि 0 मोड, है ना।
अब अगर मैं सेकंड स्टेट का वेव फंक्शन ड्रॉ करूं तो आपका क्या आएगा, वो आपका ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ये दोनों इक्वल ही हैं, मुझसे अच्छे से ड्रॉ नहीं हुए, है ना। तो ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू l है, और ये हाफ l/2 से ये चेंज कर लिया इसने पीरियड, है ना। अब आपका ये नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे इसमें, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो n-1 इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं 1 है ना। और ये आप देख भी सकते हो नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं 1 है ना। और मोड्स 1 क्यों है, क्योंकि हमने ये वाला और ये वाला काउंट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें भी ये वाला और ये वाला काउंट नहीं कर रहे हैं, इन्हें एक्सक्लूड कर रहे हैं, है ना। x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू l पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए n-1 मोड्स है ना। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का अगर आप बनाओगे तो प्रोबेबिलिटी तो आपकी ऊपर ही रहेगी, है ना। अगर आप यहाँ पे सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का सही स्क्वायर बनाते तो वो क्या होता, वो ऊपर ही रहता, है ना, वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। ये आपका जो नीचे आ गया ये ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी में होगा ऐसा, है ना, जब आप प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे अगर, ओके। सो अगर हमें पार्टिकल की स्टेट का वेव फंक्शन चाहिए तो हर एक अगर हम पार्टिकल का वेव फंक्शन चाहिए हर एक स्टेट का, तो उसका हमें सुपर इम्पोजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि पार्टिकल किस स्टेट में है। तो अगर टोटल वेव फंक्शन हम देखें तो वो आपका क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन होगा n इक्वल्स टू 1 से लेके जितनी भी स्टेट्स है ना, उन सब का। सो अब आपका n इक्वल्स टू 1 से लेके सी एन, और ये साई ऑफ n की वैल्यू क्या आती है √2/l साइन n पाई x/l, ओके। तो ये आपका पार्टिकल की का वेव फंक्शन हो गया, ओके। और इसमें आपका ये जितने भी साई 1 साई 2 साई 3 जितने भी है, जितनी भी स्टेट्स हैं, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, सबके वेव फंक्शंस जो है आपस में ऑर्थोगोनल ऑर्थो नॉर्मल है बल्कि, ओके। ऑर्थो नॉर्मल का मीनिंग पता है आपको, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि ऑर्थो नॉर्मलिटी क्राइटेरिया जो फॉलो करेंगे वो ऑर्थो नॉर्मल हो गए वेव फंक्शंस आपस में। इट मीन्स आपका क्या होना चाहिए कि थ्रू आउट द बाउंड्री अगर हम किसी दो डिफरेंट वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करें तो वो आपका क्या आना चाहिए, वो आपका 0 आना चाहिए, और अगर सेम ही वेव फंक्शन होगा तो आपका 1 आएगा। इट मीन्स आपका ये सिर्फ इस चीज को बताता है कि टू डिफरेंट स्टेट्स में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली 0 है। एक ही टाइम पे दो डिफरेंट स्टेट्स में पार्टिकल नहीं हो सकता, है ना। एक टाइम में सिर्फ एक स्टेट में ही होगा, और उस एक स्टेट सेम ही स्टेट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी पूरी, तो इसलिए तब 1 आता है। तो यहाँ पे डेल ऑफ mn, ओके। और ये हम चेक भी कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए वेव फंक्शन दो डिफरेंट स्टेट्स का वेव फंक्शन रख लो, क्योंकि ये रियल वेव फंक्शन है, इसमें आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं हमारे वेव फंक्शन में, तो इसलिए आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी उसका सेम ही आएगा। तो 2/√2/l साइन ऑफ m है, तो m पाई x/l और √2/l साइन n पाई x/l, क्योंकि nth स्टेट का है, ओके। ये निकाल के देखते हैं कि डेल ऑफ mn आता है या नहीं आता है ना, देख ले रहे हैं। सो अब √2/l तो आपका 2/l हो गया, 0 to l साइन m x पाई बाय l साइन n पाई x/l dx इंटीग्रेट करना है। अब अगर हम इसे दो डिफरेंट केस लेके चले, एक तो आपका जब m n के इक्वल हो, और एक केस आपका जब m n के नॉट इक्वल हो। अच्छा, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये आपका आपको दिख रहा होगा कि ये 2 साइन a साइन b की आइडेंटिटी बन रही है, 2 साइन a साइन b। ये 2 साइन a साइन b क्या होता है आपका,
ये होता है आपका कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहते तो इसका क्या कर सकते हो, आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आप ए और बी को, आपको ये तो याद होगा होगा कि कोस टू थीटा इज नथिंग बट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबको पता रहता है, ये ए बी वाली आइडेंटिटीज याद नहीं होती है ना। तो इनका तरीका है आसान सा ये कि आप क्या करो कि आप देखो कि साइन स्क्वायर थीटा कोस टू थीटा के टर्म में आ रहा है, तो इट मींस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट वन माइनस कोस टू थीटा, है ना। और साइन, ये टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब टू साइन स्क्वायर थीटा है तो इट मींस टू साइन थीटा होगा, है ना। साइन थीटा का दो बार प्रोडक्ट हुआ होगा तभी तो टू साइन थीटा बना होगा। और टू टू थीटा के लिए थीटा प्लस थीटा हुआ होगा, है ना। अब आप देखो कि अगर ये थीटा को हम, इस थीटा को ए मान ले, इस थीटा को बी मान ले, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो टू साइन ए साइन बी इक्वल्स टू, अब ये जो वन है, अगर यहाँ पे ये कोस के टर्म्स में आता है, तो अगर ए और बी यानी कि थीटा और थीटा इक्वल होते तो यानी कि ए माइनस बी क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और कोस जीरो क्या होता है आपका, वन होता है। तो इट मीन्स ये वन जो है कोस जीरो से आया है। और कोस जीरो क्यों आया है, कोस ए माइनस बी करके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कोस ए माइनस बी रहा होगा और माइनस कोस ए प्लस बी। ओके, अगर आप इस लॉजिक से याद रख सकते हो तो इस लॉजिक से याद रख लो, अदरवाइज अगर आप सिंपल याद रख सकते हो तो सिंपल याद रख लो। ओके, और अब आपकी जो बाकी आइडेंटिटीज है वो भी जरूरी है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादातर आपका इंटीग्रेशन कोस साइन के टर्म्स का इंटीग्रेशन आता है। तो इससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट को आप सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख सको और फिर आसानी से इंटीग्रेट कर सको। तो बाकी जो आइडेंटिटीज है आपकी की टू साइन ए साइन बी जो है आपका, वो क्या होगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। और टू कोस ए कोस बी क्या होगा आपका, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, और टू साइन ए कोस बी क्या होगा आपका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आपको अगर एक आइडेंटिटी पता हो इनमें से कोई सी, तो आप बाकी खुद बना सकते हो, है ना। खुद आसानी से डेराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो, मेरे को अगर मान लो मेरे को इसमें से एक आइडेंटिटी पता है, ये वाली, है ना। और इस वाली को अभी मैंने दिमाग में रखने का एक आइडिया बताया है आपको, है ना, कि टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा करके इसे आप दिमाग में रख सकते हो। और इस, अगर ये वाली मेरे को पता है और मेरे को बाकी नहीं पता, है ना, बाकी एक और हो सकती है टू कोस ए साइन बी करके, टू कोस ए साइन बी करके हो सकती है, दैट इज कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, है ना। तो आइडेंटिटीज काफी है आपकी। तो ये सब आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इस वाली आइडेंटिटी को, अगर आपको मान लो कि यहाँ पे आपको रिलेशन चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए कि मैं यहाँ पे साइन नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोस हो, यानी कि साइन ए कोस बी चाहते हो आप, तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को डेरिवेट कर दो बी के रेस्पेक्ट में, ए को कांस्टेंट ट्रीट करके बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, टू साइन ए तो कांस्टेंट है, और साइन का डेरिवेटिव कोस कोस बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव ही करोगे, है ना। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस होगा आपका, है ना। साइन का डेरिवेटिव आपका कोस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कोस आ जाएगा। ओ सॉरी, ये कोस है आपका, तो कोस का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, यहाँ पे कोस है तो कोस का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, साइन होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस माइनस बी के रेस्पेक्ट में भी होगा, तो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो
और यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे तो b प्लस में लिखा हुआ है, तो अगर b के रेस्पेक्ट में करोगे तो कोस का आपका माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन a प्लस b, तो यानी कि साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी दोनों ही आपके आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी ये सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। ओके, तो आपको बेसिकली एक आइडेंटिटी पता हो तो बाकी आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जिसके भी करना है उसके करके निकाल सकते हो। बस वो डिपेंड करता है कि आपको किसका रिलेशन चाहिए। ओके, सो नाउ चलो अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज हियर कि यहाँ पे आपका इसे कैसे लिखेंगे। अब इसे मैं ए ट्रीट कर ले रहा हूँ, इसे बी ट्रीट कर ले रहा हूँ। ओके, और टू ये रहा हमारा, तो ये प्रोडक्ट में हो गए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/L, 1/L इंटीग्रेशन 0 to L, अब ये ब्रैकेट के अंदर आपका हो गया कोस m माइनस एन पाई एक्स बाय एल माइनस कोस m प्लस एन पाई एक्स बाय एल। ओके, dx इसकी वैल्यू देखनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे आपके दो केस हो सकते हैं, या तो आपका क्या हो सकता है कि 4m नॉट इक्वल टू n, और या फिर आपका हो सकता है कि 4m इक्वल्स टू l। तो चलिए नॉट इक्वल देख लेते हैं पहले, अगर नॉट इक्वल होगा तो क्या होगा। अगर नॉट इक्वल होगा आपका तो हम 1/L इंटीग्रेट कर देंगे सीधा इसे। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले बता दिए हैं कि कोस का इंटीग्रेशन अगर कोई कांस्टेंट कोस के थीटा हो तो क्या होगा, है ना, सी थीटा करके लिखे हुए हैं मैंने। तो कोस सी थीटा आपको क्या हो जाएगा, साइन सी थीटा बाय सी, तो यानी कि वन साइन सी थीटा मतलब m माइनस एन इंटू पाई एक्स बाय एल अपॉन m माइनस एन पाई बाय एल 0 to L माइनस 1/L, इसे भी सेम ही करेंगे आपका, तो साइन m प्लस एन पाई एक्स बाय एल बाय m प्लस एन पाई बाय एल 0 to L। ओके, अब आपका जब हम L वैल्यू रखेंगे, जब हम इसकी x की वैल्यू L रखेंगे अपर लिमिट के लिए, तो L से L कट जाएगा, ये जो नीचे L है इससे आपका L कट जाएगा, तो 1/L ऊपर आपका आ जाएगा। ऊपर आपका यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी साइन m माइनस एन इंटू पाई। ओके, और साइन m माइनस एन आपका कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, क्योंकि m भी इंटीजर है n भी इंटीजर है, तो m माइनस एन भी कोई इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इट मीन्स, और इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई होता है तो साइन की वैल्यू 0 होती है, और इस केस में भी आपका ऐसा ही होगा कि साइन m प्लस एन इंटू पाई आएगा, और ये वैल्यू भी आपकी 0 होगी, है ना। और लोअर लिमिट में दोनों की साइन 0 आएगा, और साइन 0 भी आपका 0 ही होता है, तो अपर लिमिट भी 0 लोअर लिमिट भी 0, इट मीन्स ये आपका पूरा इंटीग्रल ही 0 हो गया फॉर m नॉट इक्वल्स टू n। ओके, तो यानी कि हमें एक रिजल्ट मिला कि आपका नॉट इक्वल्स टू n के लिए ये पूरा इंटीग्रल आपका 0 है। ओके, 0 to L साई ऑफ m ऑफ x साई ऑफ एन एक्स dx जो है आपका 0 है फॉर m नॉट इक्वल्स टू n। अब हम एक केस और देख ले रहे हैं जिसमें m इक्वल्स टू n है, उसमें क्या होगा उसमें देख लेते हैं। तो 1/L, अब मैं सेम ही इक्वेशन लेके चल रहा हूं ये वाली, जिसमें मैंने यहाँ पे बस मैं m और n इक्वल पुट कर दे रहा हूँ। m और n इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और cos 0 आपका क्या होता है 1 होता है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ। तो 1/n इंटीग्रेशन 0 to L, अब 1 हो गया है तो dx 1 लिख लो या ना 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मल्टीप्लाई में माइनस 1/L 0 to L। दूसरे वाले में आपका, और मैं m और n की वैल्यू सेम रखूंगा तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा, तो ये cos 2n पाई x बाय L dx। ओके, तो वैसे तो ये इंटीग्रल मेरे को पता है कि ये 0 होगा,
जीरो क्यों होगा? कोस का आंसर आपका साइन के टर्म में आएगा, और साइन के टर्म में यहाँ पे जब आपका 2n पाई का मल्टीपल बनेगा तो जीरो होगा, सीधी बात है, क्योंकि x से तो l कट जाएगा, तो ये वाला पूरा इंटीग्रल क्या आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 1/l, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो x आएगा, 0 to l लिमिट, तो अपर लिमिट पे l आएगी वैल्यू और लोअर लिमिट पे जीरो, तो 1/l इंटू l माइनस जीरो, तो ये आपका क्या हो गया? 1 हो गया। तो इट मीन्स फॉर ये जो इंटीग्रल है आपका, इसकी वैल्यू अगर m और n इक्वल हो तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आती है, फॉर m इक्वल्स टू n। ओके, तो ये दो केस आपके बने हैं। सो यानी कि इस इंटीग्रल की दो वैल्यूज आती हैं, एक m इक्वल्स टू n के लिए, एक m नॉट इक्वल्स टू n के लिए। तो अगर हम एक डेल डेल का क्या मतलब है? डेल mn क्या है आपका, कि अगर आपका m इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू n होगा तो जीरो आएगा, और m इक्वल्स टू n होगा तो 1 आएगा, m इक्वल्स टू n होगा तो 1 आएगा। तो यही आपका रिजल्ट इस इंटीग्रल का भी आ रहा है कि अगर m और n इक्वल है तो 1 आए, और m और n नॉट इक्वल है तो जीरो आए। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 0 to l साई एम एक्स साई एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डेल एम एन। ओके, डेल एम एन क्यों? क्योंकि आपका एम एन इक्वल होंगे तो 1 दे देगा ये इंटीग्रल वैल्यू, और एम एन नॉट इक्वल होंगे तो 0 दे देगा। ओके, और यही इस इंटीग्रल का आंसर है। तो यानी कि ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन आपकी ये फॉलो कर रहा है, और ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्योंकि फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स आपकी जितनी भी ये स्टेट्स है पार्टिकल की, साई 1 साई 2 साई 3, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स है ये सब ऑर्थोनॉर्मल है। ओके, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में साइमल्टेनियसली पार्टिकल नहीं हो सकता। ओके, अब हम चलते हैं, हमने ऑर्थोनॉर्मलिटी प्रूव कर ली, और ऑर्थोनॉर्मल है तो इट मीन्स ऑर्थोगोनल तो है ही, तो वो अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अगर हम देखें कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, तो x की किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू का आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज किसी भी ऑपरेटर की अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो थ्रू आउट द बाउंड्री इंटीग्रेट करो और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और बीच में आपका ऑपरेटर आएगा, आप वो एक्ट करेगा साई पे और dx। ओके, अब आपको अगर आपको x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो x का ऑपरेटर आपका क्या है? x ही है, तो इस इंटीग्रल को सोल्व कर लो। और अगर आपको मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए तो आप इस इंटीग्रल को सोल्व कर लो, है ना, मोमेंटम का ऑपरेटर एंड साई एंड dx। ओके, तो आप इस इंटीग्रल को सोल्व कर लो। तो इन इंटीग्रल्स को डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल को सोल्व करके हमें ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, डिफरेंट ऑपरेटर्स की वैल्यू रखोगे और आपको, और जैसे अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रखें तो मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू आपकी होगी माइनस आयोटा एच कट, और यहाँ पे आपका खाली x के रेस्पेक्ट में ही है तो यहाँ पे d बाय डी एक्स आ जाएगा, है ना। और अगर आपका ये खाली वन डायमेंशन मोशन है इसलिए x के रेस्पेक्ट में आया, नहीं तो आपके पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों के अलग अलग होते हैं, है ना। और अगर एक्स स्क्वायर का निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हम क्या करेंगे? तो फिर एक्स स्क्वायर की भी आपकी क्या है? 0 to l साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स, ये इंटीग्रेट कर देंगे, और मोमेंटम के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन इज साई स्टार पी स्क्वायर साई डी एक्स, ये सोल्व कर लेंगे। ओके, मोमेंटम के स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, 2m से डिवाइड कर लो। ओके, सो अच्छा, जब भी आपका एक रियल वेव फंक्शन होगा तो उसके मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो जीरो आएगी, तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होगी फॉर रियल वेव फंक्शन, रियल साई। ओके, और वेव फंक्शन हमारा रियल है। रियल क्यों है? आपने देखा हमने वेव फंक्शन निकाला था, वेव फंक्शन क्या है हमारा? √2/l साइन n पाई x बाय l। तो इसमें देखो, इसमें आयोटा है नहीं,
देयर इज नो आयोटा टर्म, कोई कॉम्प्लेक्स टर्म है ही नहीं, इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, केवल रियल टर्म है। तो रियल टर्म है तो इट मीन्स आपका इसका मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा वो तो जीरो आएगा। तो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो निकालने की जरूरत है नहीं, वो तो हमें पता है कि जीरो आएगा। ओके, तो